हिंद, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो प्रैक्टिस के तौर पे भी देख सकते हैं। लास्ट में बताइए अभी टोटल कितने क्वेश्चन सही है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और PYQ क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, यह सही है। मैगीनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, यह भी सही है। हिडनबर्ग रेखा जो है बेल्जियम और जर्मनी के बीच में, यह भी सही है। परंतु ऑप्शन सी जो है यह गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डूरंड रेखा जो कि बांग्लादेश और भारत के बीच में बताया गया, यह गलत हो जाएगा। डूरंड रेखा जो आपका है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, या भारत बांग्लादेश के बीच नहीं है। तो गलत पहचानना था गलत विकल्प का, तो गलत विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी डूरंड रेखा। डूरंड रेखा इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है डूरंड रेखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा, आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मूल रूप से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन भूमि सुधार और सामाजिक न्याय के रास्ते में अड़चन बनने के कारण इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, तो ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300A, अब इसे क्या कर दिया गया, तो अब इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका अर्थ है किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय कानून के प्रावधानों के अनुसार। बाकी जो ऑप्शन में दिया है 48वां संविधान संशोधन या 1981 में हुआ अनुच्छेद 356, यानी कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो दिया हुआ है, इसे मिनी संविधान कहा जाता है। इसमें प्रस्तावना और DPSP में परिवर्तन हुआ है। और 46वां संशोधन 1980 कराधान और बिक्री कर से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेवात घराने से संबंधित है। पंडित जसराज भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक थे। वे मेवाती घराने से संबंधित थे। उनकी गायकी में भक्ति रस और ख्याल शैली की विशेष छाप थी। उन्हें पद्म विभूषण 2000 सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी एक खास प्रस्तुति शैली में जास्तंगी जुगलबंदी, जिसमें पुरुष और महिला स्वर एक साथ अलग अलग राग गाते हैं। बाकी ऑप्शन दिया ग्वालियर घराना तो सबसे पुराना घराना या ख्याल गाने के लिए प्रसिद्ध है। किराना घराना स्वरों की मीठी तान और विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। और आगरा घराना जो है दुर्पद और ख्याल शैली के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है। आपसे पूछा कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी छोर है, या ग्रेट निकोबार द्वीप यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यहाँ एक प्रसिद्ध प्रकाश स्तंभ भी है। इसे पहले पिमेलियन पॉइंट और बाद में पार्सन पॉइंट कहा जाता है, लेकिन 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इसे इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया। 2004 की सुनामी के समय यह क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर और कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या उत्तराखंड में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है और यह रॉयल बंगाल टाइगर और मैग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है। आपसे पूछा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 वर्ष।
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी धारा 29(1) के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजीएम वह सजा सुना सकता है जो कानून में निर्धारित हो, लेकिन अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास और उपयुक्त जुर्माना दे सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी में अधिकतम 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना, और सेशन न्यायालय आजीवन कारावास या मृत्युदंड दे सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त साम्राज्य ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिनव भारत। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की। उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की तैयारी करना। यह संगठन युवाओं में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने और हथियार जुटाने का कार्य करता था। बाद में सावरकर को ब्रिटिशों ने गिरफ्तार कर अंडमान की सेलुलर जेल यानी कि काला पानी भेज दिया। बाकी विकल्पों की बात करें तो गदर पार्टी जो दिया है 1913 में अमेरिका और कनाडा में प्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित सावरकर से संबंधित नहीं है। या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह आदि ने बनाया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? आपसे पूछा कि कलिंग नरेश खारवेल जो है किस वंश से संबंधित था? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेदी वंश से संबंधित है। खारवेल प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने कलिंग यानी कि वर्तमान उड़ीसा पर शासन किया। वह चेदी वंश से संबंधित थे। उनके बारे में मुख्य जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। खारवेल ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई और जैन धर्म के बड़े संरक्षक माने जाते हैं। बाकी ऑप्शन बात है कदम, तो कदम वंश, यह वंश कर्नाटक में प्रसिद्ध है। हर्यक वंश, यहाँ मगध का वंश था। बिंबिसार और अजातशत्रु इसके शासक थे। कलिंग की बात करें तो खारवेल कलिंग का शासक था लेकिन वंश चेदी था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है, सही है। माल्टोज माल्ट में पाया जाता है, यह भी सही है। एसिटिक अम्ल दही दिया हुआ है, एसिटिक अम्ल जो दिया हुआ है दही दिया, परंतु एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है वह सिरका में पाया जाता है, दही में नहीं, तो इस पर यहाँ जो है गलत हो जाएगा। और फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा था कि गलत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो गलत युग्म छाड़ा तो ऑप्शन सी या सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी है और नींबू यानी खट्टे फलों में पाया जाता है। माल्टोज जो है यह एक शर्करा है जो माल्ट यानी कि अंकुरित जौ में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल या सिरका का मुख्य घटक है, दही से इसका कोई संबंध नहीं। और फार्मिक अम्ल जो है यह लाल चींटी और बिच्छू बूटी में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पाल वंश का संस्थापक कौन था? आपसे पूछा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ। इसका संस्थापक गोपाल था जिसे बंगाल के सामंतों ने राजा चुना था। पाल शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे और उन्होंने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण किया। गोपाल के बाद उसके पुत्र धर्मपाल और फिर देवपाल ने वंश को विस्तार किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड यानी कि ZNO। जिंक ऑक्साइड यानी कि ZNO एक सफेद रंग का पाउडर है। इसका उपयोग बर्तनों, चीनी मिट्टी और धातुओं की सतह को चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। इसे फिलासाफर वूल भी कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग जो होता है बर्तन पर चमक लाने में, रबड़ और पेंट उद्योग में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? आपसे पूछा है कि बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। यह अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर है। इसके अंतर्गत भारत के राजनीतिक कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। भारत में शासन की दोहरी पढ़ाई शुरू हुई।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें व्यापारिक कार्य के लिए होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होते थे राजनीतिक व प्रशासनिक कार्य के लिए होते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? तो यह कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत में एक ही व्यक्ति एक साथ एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आनंदीबेन पटेल वर्तमान में 2025 तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की राज्यपाल रही थी। जैसे वर्तमान समय भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, ये जो है आपके वर्तमान समय महाराष्ट्र के और गोवा के दोनों राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। अनुच्छेद 152 जो कहता है वह कहता है राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 151 जो है राज्यों के लिए नियंत्रक एवं मालिका परीक्षा की रिपोर्ट से संबंधित। अनुच्छेद 150 जो है भारत के लेखों के लिए खातों का प्रारूप राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? आपसे पूछा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्य पीरियड जो था 1956 से 1961 के बीच में इसका कार्य पीरियड रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था और औद्योगिकरण विशेषकर भारी उद्योगों पर बल देना। इसी दौरान विदेशी सहयोग से 3 प्रमुख एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। पहला भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ सूबेद संघ यूएसएसआर के सहयोग से। दूसरा राउरकेला जो कि उड़ीसा में है जर्मनी के सहयोग से। और तीसरा है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। ये संयंत्र भारत के इस्पात उत्पादन के आधार स्तंभ बने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हर साल 14 जनवरी को उत्तरायण के अवसर पर गुजरात में मनाया जाता है। इसका मुख्य आयोजक स्थल अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट है। इसमें भारत की नहीं बल्कि कई देशों से पतंगबाज भाग लेते हैं। बाकी ऑप्शन की बात करें तो गोवा में यह कार्निवाल प्रसिद्ध है, कार्निवाल फेस्टिवल। मणिपुर में यहाँ पर यासोसांग उत्सव यानी कि होली से जुड़ा प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर बस्तर दशहरा प्रमुख है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? आपसे पूछा कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। संगीत क्षेत्र में यह सम्मान पाने वाली पहली हस्ती एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। उन्हें 1998 में यह सम्मान दिया गया। वह भारत की महान कर्नाटक शास्त्रीय गायिका थी और उन्हें भारतीय नाइटिंगेल भी कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं पर भारत रत्न नहीं मिला। पंडित रविशंकर की बात करें तो सितार वादक हैं, इन्हें भारत रत्न 1999 मिला, दूसरे संगीतकार ये हैं। और बेगम अख्तर की बात करें तो गजल गायिका भारत रत्न नहीं मिला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? आपसे पूछा निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुथांडु को। पुथांडु तमिल लोगों का नववर्ष है। इसे चैत्र मास यानी कि अप्रैल में मनाया जाता है। इस दिन लोग घर को सजाते हैं और कोलम यानी कि रंगोली बनाते हैं और पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं और परिवार संग उत्सव मनाते हैं। बाकी पोंगल जो है फसल उत्सव है, जनवरी माह में मनाया। उगादि की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना का नववर्ष है। ओणम की बात करें तो केरल का फसल उत्सव है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपसे पूछा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 में। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना 1928 में हुई थी। इसे ब्रिटिश शासनकाल में भारत में क्रिकेट के संचालन और नियंत्रण के लिए बनाया गया था। प्रारंभ में यह एक सोसाइटी के रूप में गठित हुआ और बाद में भारतीय में क्रिकेट का सर्वोच्च शासी निकाय बन गया। वर्तमान में बीसीसीआई दुनिया का सबसे धनी क्रिकेटर बोर्ड है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटियां नेपाल में स्थित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटियां नेपाल में स्थित नहीं है। तो अन्नपूर्णा जो है यह भी नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट यह भी नेपाल में है, मकालू यह भी नेपाल है, परंतु कामेट जो दिया हुआ है कामेट यह उत्तराखंड भारत में या उत्तराखंड में स्थित, कहां पर स्थित है तो यह उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है कामेट या उत्तराखंड भारत में स्थित है। गढ़वाल हिमालय में। मकालू की बात करें तो नेपाल और तिब्बत सीमा पर विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत चीन की सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अन्नपूर्णा की बात करें, अन्नपूर्णा की तो नेपाल में स्थित प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उद्देश्य है इसका किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण की व्यवस्था, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणालियों की पीडीएस और खास सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।